हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते संपूर्ण विश्व की निगाहें हमारे तरफ है। बहुत से ऐसे पैमाने हैं, पैरामीटर्स है, जहां पे एक देश के तौर पे हमें भी नापा तौला जाता है और ऐसे बहुत से पैमाने हैं जहां पे हम खुद भी देखते हैं कि हम कहां पे अवस्थित हैं। बात की जाए अगर शिक्षा की, तो यद्यपि पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में हमने बहुत विकास किया है, लेकिन फिर भी जब हम प्राइमरी बेसिक शिक्षा की बात करते हैं, बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे आंकड़े सामने आ जाते हैं जहां पे हमें यह लगता है कि अभी बहुत काम किए जाने की जरूरत है यार, जबकि इतनी सारी पॉलिसीज बन रही हैं। बात की जाए अगर ASER असर रिपोर्ट की, ठीक है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, अगर उसकी बात की जाए तो असर रिपोर्ट्स के डेटा बार बार आते रहते हैं। हर डेटा को अगर आप देखो, हर आंकड़े को देखो, तो कई बार लगता है यार कि अभी तो एक आमूल चूल बदलाव जरूरी है। देखिए, एक देश के तौर पे जो हमारी प्रगति है, इसको आंकने के बहुत से पैमाने हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख पैमाना है, जो आगे भी कारगर आएगा, जो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, निश्चित तौर पे हर देश के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है, वो है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर पे कुछ बेसिक सी खामियां हैं जिन पे हमें काम करना है। आप यहां पे हेडिंग देख रहे होंगे, स्कूल बर्बाद, भविष्य बर्बाद, क्या है समाधान। नहीं, मैं किसी बेसिक ऐसी बर्बादी की बात नहीं कर रहा कि किसी भी रैंडम डेटा को उठा के आपके सामने रख दिया। नहीं, प्रॉपर डिटेल्ड में बहुत से न्यूज़पेपर्स ने इसको जब कवर किया, तो मुझे लगा कि हमें भी अपने स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे ये डेटा शेयर करने की जरूरत है। और ये भी अगर इससे जुड़ा प्रश्न आए, NEP से जुड़ा, असर रिपोर्ट से जुड़ा, शिक्षा से जुड़ा, बुनियादी शिक्षा से जुड़ा, तो वो कैसे उसको टैकल करेंगे, इस पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। और इस पे बात करते हुए हम बहुत से और भी जो आयाम है, उन आयामों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात की जाए तो जो भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली संघर्ष कर रही है, हम सबको पता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में ऐसे कक्षा 3 के वो स्टूडेंट 23% हैं जो कक्षा 2 की पाठ सामग्री नहीं पढ़ पाते। मतलब दे आर अराउंड 1/4 स्टूडेंट्स, एक चौथाई ऐसे स्टूडेंट्स जो कक्षा 3 में चले गए हैं पर कक्षा 2 की सामग्री को नहीं पढ़ पा रहे हैं। कुछ इशू है। ठीक है, बात की जाए इसके आगे की, तो सार्वजनिक शिक्षा का व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.6% ही है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में से 6% निर्धारित किया गया था। इसका मतलब जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में जो हमारे टारगेट दिए हुए हैं, अभी हम उनसे भी बहुत पीछे हैं और बहुत काम किए जाने की जरूरत है। एक देश के तौर पे हमें अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंचा जाए, इसको खुद से और पूरी शुचिता के साथ निर्धारित करना होगा, काम करना होगा, मेहनत करना होगा और देश को मुकम्मल तौर पे स्थापित करना होगा, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, चलो, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी IQ में ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल शुरू हो चुकी है। ठीक है, ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल शुरू हो चुकी है, 15 मई तक वैलिड रहेगी। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 29,999 में ही ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, बड़ी बात यह है कि 15 मई को एडमिशन भी क्लोज हो रहा है, 15 मई को सेल भी क्लोज हो रही है। तो आपको क्या करना है, विजिट करना है studyIQ.com की वेबसाइट, या नीचे लिंक दी होगी, लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारे बैचेस से जुड़िए। बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत स्पेशल है यार, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम आपको यहां पे रहकर शानदार तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा थ्रू आउट मेंटरशिप है, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लास है, SIP प्रोग्राम है, ठीक है, IGP प्रोग्राम है, पूरी किताबें आपको मिलती हैं प्रीलिम्स मेंस की, स्कॉलरशिप मिलती है। हर महीने आप 11,000 रुपए जीत सकते हैं अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप, सिर्फ टेस्ट सीरीज में पार्ट होकर, और आपका प्रीलिम्स निकलता है तो पूरी फीस वापस। तो और क्या चाहिए, गागर में सागर है ये कोर्स। इससे जुड़ने के लिए आप नीचे लिंक पे या स्टडी IQ की हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, विकास लाइव कोड, ये याद रख लीजिए, इस कोड को प्रयोग करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। स्कूली शिक्षा की संरचना से आने से पहले मैं इस बात को लेके पूरी तरीके से मुतमईन हूं, कंफर्म हूं कि आप लोगों ने भारत के संविधान में जो शिक्षा को स्थान दिया गया है उसको जरूर पढ़ा होगा, चाहे वो अनुच्छेद 21A की बात हो या 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, जो मौलिक कर्तव्य जुड़ा था, उसकी बात हो। आपने पूरे कंफर्मिटी के साथ उसको पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। और नहीं पढ़ा है तो प्लीज अश्योर हो लीजिए। देखिए, आपको
भविष्य में अधिकारी बनना है, आईएएस बनेंगे आप, आईपीएस बनेंगे आप, या अदर क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आपको बहुत जिम्मेदारी से काम करना होगा। और बहुत जिम्मेदारी इस वजह से भी आएगी कि ऐसा माना जाएगा कि आप ज्ञान के स्रोत हैं, तो वो ज्ञान आपके पास होगा तभी आप मुकम्मल तौर पे उसको अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज तो फिर वो क्या कहते हैं अंधेरे में तीर चलाने जैसे बात हो जाएगी। खैर, तो भारत में स्कूली संरचना की अगर बात कर ली जाए तो जो एनईपी 2020 थी, इसमें एक जो संरचना की बात की गई थी 10+2 प्रारूप में, उसको 10+2 से बदल के क्या हो गया था 5+3+3+4, इसमें परिवर्तित कर दिया गया था। क्या है 5+3+3+4? ठीक है, 3 वर्ष से लेके 18 वर्ष की आयु तक जो शिक्षण का जो आयाम रहेगा, जो शिक्षण की दिशा रहेगी, वो इस आधार पर रहेगी। कैसे रहेगी मैं बता देता हूं। आधारभूत चरण क्या है? जो 5 वर्ष का है वो 3 वर्ष से लेके, ठीक है, 3 वर्ष प्री स्कूल के और 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 के, तो 5 वर्ष ये हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक चरण 3 वर्ष का है, जो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक का है। बात की जाए उसके बाद की तो जो मध्य चरण है वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक का, वो भी 3 वर्ष का है। बात की जाए उसके बाद की जो माध्यमिक चरण है वो 4 वर्ष का है, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए। तो आप देखो 5+3+3+4, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय किया गया है कि हमको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। इसका यह मतलब है कि भविष्य में जितने भी स्कूली शिक्षा को हम आगे, करिकुलम को आगे बढ़ते देखेंगे, वो इस पैटर्न पे बढ़ते देखेंगे। और इन जो स्कूली शिक्षा का जो पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, इस स्कूली शिक्षा की पैटर्न की जो मैं बात कर रहा हूं, इसको इस आधार पे बड़े ही साइंटिफिकली तोड़ा गया है ताकि स्टूडेंट्स की इश्यूज को, शिक्षा के इश्यूज को हम बड़े ही करेक्टिव मेजर्स के साथ सही कर सकें और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए, एक ये देखिए स्टेटस है, दिखा रहा है कि अगर फाउंडेशनल लेवल पे देखा जाए तो एनरोलमेंट रेशियो कितना, फाउंडेशन लेवल बता रहे, जो आपकी बुनियाद बनाती है। और देखिए बहुत सारे वीडियो आपको रील्स पे, यूट्यूब पे देखते होंगे जहां पे प्राइमरी टीचर्स भी आजकल रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं। यू विल सी द रेशियो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट वांट टू पार्ट इन दिस क्या कहते हैं बेसिक एजुकेशन। वो इस बेसिक शिक्षा का पार्ट ही नहीं बनना चाहते हैं। वो घर में आनंद से रहना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना चाहते हैं, बट दे डू नॉट वांट कि मैं इसका पार्ट बनूं। ठीक है, बाकी रेशियोज भी हैं, नीचे वाले पे लाता हूं। परसेंटेज ऑफ टोटल एनरोलमेंट अगर आप देखेंगे तो एक वो रेशियो है जो एक बार की सेटिस्फैक्ट्री भी लगता है, ठीक है, एक बार की ये अलार्मिंग भी लगता है। यहां पे हमें काम करना होगा। ये स्टेट दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ थोप रहा हूं, आप मैं बता रहा हूं कि यू शुड बी वेरी क्लियर विद द फैक्ट्स एंड हमें कहां पे करना है। आप भैया अधिकारी बनने वाले हो फ्यूचर में, आपको भविष्य में अधिकारी के तौर पे, शिक्षा अधिकारी के तौर पे, शिक्षा सिविल सर्वेंट के तौर पे कैसे काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, दिस इज योर क्या कहते हैं प्रिंट, ब्लू प्रिंट, इस पे आपको काम करना होगा। चलिए, भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली के सामने जो चुनौतियां हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमने कई स्लाइड में कवर किया है। मैं डिटेल पे, इन डेप्थ पे इस पे बात करूंगा क्या क्या चुनौतियां हैं। पहली क्या है? पहले आप देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पे उच्च सकल नामांकन अनुपात के बावजूद आधारभूत शिक्षा में गंभीर कमी है। जो बेसिक शिक्षा है उसमें बहुत सी कमियां हैं। यद्यपि हम सभी की बात करेंगे, पर मोटा मोटी आपको पता है कि एक तो एनरोलमेंट जो होता है कई बार वो फेक होता है। टीचर्स की बात की जाए तो बहुत बार फेक टीचर्स निकल के आते हैं। इवन बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो उतने कॉम्पिटेंट भी नहीं है एज अ शिक्षक। तो ऐसी दशा में ये लोग जब शिक्षा प्रदान करेंगे तो शिक्षा का स्तर सही तो नहीं होगा, बैलेंस तो नहीं होगा, खराब ही होगा। ठीक है, बात करते हैं उसके आगे की। तो जो असर रिपोर्ट है उसके अनुसार कक्षा 3 के 66% छात्र पाठ पढ़ने में असमर्थ है, जो 19 भाषाओं में उपलब्ध था। मतलब अलग अलग 19 भाषाओं में इसको देखा गया। और लगभग 77%, मतलब ऑलमोस्ट 3/4 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए। और क्या है? विश्व बैंक के लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स जिसमें मूल पाठ में पढ़ने में असमर्थ 10 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत निकाला जाता है, उसके अनुसार भारत की लर्निंग पॉवर्टी दर कोविड-19 के बाद बढ़ के 70% हो गई है, जो पहले 55% थी। मतलब 77% तो रेशियो मैंने आपको दे दिया, तो टोटल 70% की दर है। आप समझिए कि कोविड के बाद से जिसको, जब हम कहते हैं कि डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है, कोविड के बाद से जिसको और बेहतर होना था वो और क्या हो रहा है, नकारात्मक होता जा रहा है। तो ये अलार्मिंग है, दिस इज अलार्मिंग। मेरे चेहरे पे जो मुस्कान है उसका कहीं से भी इस फैक्ट से लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट कि दुख, मतलब एक नागरिक के तौर पे लगता है कि बहुत सारे काम अभी किए जाने बाकी हैं। आप सब जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट हैं, निश्चित तौर पे आपको इस दिशा में काम करना होगा, तभी भविष्य, जो भारत का भविष्य है वो सुधरेगा। ठीक है, चलिए,
बात कीजिए और कौन सी चुनौतियां हैं। शिक्षकों की कमी, यस, और अप्रभावी शिक्षा प्रशिक्षण। देखिए इसमें एक डेटा दिया हुआ है कि शिक्षकों की भारी कमी है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मिलियन से अधिक रिक्तियां हैं। सोचिए 10 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं, जिसके कारण छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो 47:1 है, 47:1 का रेशियो है। और शिक्षण की गुणवत्ता में क्या आ रही है, लगातार गिरावट आ रही है। छात्र और शिक्षक का रेशियो इतना बुरा है, इसके पहले हमको पता है कि हम लोग जब पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो देखे थे, वो भी भारत में बहुत अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एक देश के तौर पे बहुत से ऐसे दृष्टिकोण हैं, बहुत से आयाम हैं जहां पे काम किए जाने की जरूरत है, सोचे जाने की जरूरत है, बात किए जाने की जरूरत है। बात की जाए इसके अलावा तो क्या है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अगर प्रदेशों की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, यहाँ पे भी 1 लाख से अधिक रिक्तियां हैं तथा शिक्षकों का एक बड़ा प्रतिशत है जो अयोग्य है। अयोग्यता की बात क्या है, आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे जहां पे कुछ पत्रकार सीधे वो माइक लेके पहुंच जाते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है। वो एजुकेशन तौलते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि रैंडम किसी से पूछो कोई भी बात, उसको हर बात पता हो जरूरी नहीं है। जो विषय पढ़ाता है वो जरूरी है कि वो क्लियर हो, वो स्पष्ट हो। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि रेशियो वाइज देयर आर मेनी पीपल, इनफैक्ट मैक्सिमम नंबर उन लोगों का है, टीचर्स का है, जो बुनियादी तौर पे बेहतर शिक्षक होने के काबिल नहीं। लेकिन फिर वही बात कि बहुत से लूपहोल्स हैं। शिक्षक जिस प्रक्रिया से आते हैं, कई बार उस प्रक्रिया की स्क्रूटनी भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षक मेहनत नहीं करते, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, चाहे वो प्राइमरी की बात हो, चाहे वो सेकेंडरी शिक्षा की बात हो या उच्चतर शिक्षा की बात हो। मेरी वाइफ जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो मैंने देखा है मेहनत करते हुए उनको भी, अपने मित्रों को भी। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि अभी भी एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा धड़ा है जो अयोग्य है, एज अ शिक्षक, कॉम्पिटेंट शिक्षक के तौर पर अयोग्य है। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की, भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली के सामने चुनौती और क्या है देख लेते हैं। उच्च ड्रॉप आउट रेशियो और लिंग असमानता। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट पे 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पे 5.2% और माध्यमिक स्तर पे 14.1% है। तो आप देख लो कि ऑन एन एवरेज देख लो तो 8 से 9% लोग तो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मतलब वो पढ़ते ही नहीं है। बाकी जो खामियां हैं पढ़ने के बाद की तो मैंने बता दी, पर ऐसे 9 से 10% है जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, आगे शिक्षा को कंटिन्यू नहीं करते। मे बी आर्थिक वजह हो, मे बी कुछ और वजह हो, पर यह वजह होनी ही नहीं चाहिए ना, ये होनी ही नहीं चाहिए। देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सी वजहों को तो कॉम्बैट करना पड़ेगा। खैर, 2022-23 और 2023-24 के जो UDISE प्लस डेटा के अनुसार, ठीक है, लड़कों की स्कूल छोड़ने की दर लड़कियों की तुलना में अधिक है, खासकर माध्यमिक स्तर पे। तो लड़के बहुत छोड़ रहे हैं। देखो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि पिछले कई वर्षों से, 20-25 वर्षों से हमने देखा कि विभिन्न एग्जामिनेशंस में टॉपर्स में लड़कियों का रहना। इस बार यूपीएससी में भी आप देखो टॉप 2 में लड़कियां ही थी। तो इसका मतलब कि उन्हें, मतलब गर्ल्स ने अपनी जिजीविषा बना रखी है। स्टूडेंट्स में खासकर जो लड़के हैं उनमें इस प्रकार की टेंडेंसी क्यों दिख रही है, ऑफकोर्स हमको इस पर सोचना, विचारना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बात की जाए इसके अलावा कौन चुनौतियां हैं। बुनियादी ढांचे का अंतराल, यस, UDISE प्लस जो है 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार केवल 43.5% सरकारी स्कूलों में शिक्षण के लिए कंप्यूटर है। निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में संख्या 70% है। मतलब जो निजी स्कूल हैं उनमें भी 100% तो नहीं, और बाकी 44% के अराउंड का जो कंप्यूटर का होना है, यही बताता है कि जो ई लिटरेसी है उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, कुछ दिनों पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है उस पे, और वो डॉक्यूमेंट्री भारत सरकार की ही थी। जब उसमें जो डॉक्यूमेंट्री के सूत्रधार हैं वो जब बच्चों से बात कर रहे थे, तो बच्चों से बात करते हुए उनकी मासूमियत तो दिख रही थी, बच्चे हैं भाई, मासूम हैं। लेकिन एक चीज मुझे लगा कि जिस स्तर पे वो स्टूडेंट्स थे, वो बच्चे थे, वो ग्रामीण अंचल के थे। बेसिकली उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों का दौरा किया था, बेसिकली उत्तर प्रदेश केंद्र में था। उन बच्चों को देख के लगा कि अगर बाकी क्षेत्रों के जहां पे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, वहां के बच्चों से तुलना करें तो दे आर वेरी लो, मतलब बहुत पीछे हैं और बहुत कमतर है। बहुत काम करना पड़ेगा। ये चीज जो है कि इस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं है। मैं एक बार हमेशा कहता हूं कि यूनिवर्सिटीज का या स्कूल का क्या असर होता है, ग्रूम करते हैं आपको। ग्रूमिंग में बहुत बड़ा योगदान होता है स्कूलों का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का। और आपको अगर बेसिक लेवल पे ही वो ग्रूमिंग मिल जाती है तो आप अच्छा ही करेंगे। पर एक बड़े समय बीत जाने के बाद आपको पता चलता है अच्छा ये भी होता है, ये भी तकनीक है, तो ये दिक्कत की बात है। ठीक है, खैर 90% से अधिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद बुनियादी ढांचे में कमी बनी हुई है। हम सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे
मैं इस पे कई बार बात कर चुका हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत काम करना है, हमें बहुत काम करना है इस पे। डिजिटल डिवाइड में जो डिवाइड शब्द है ना, ये डिवाइड अपने आप में इस बात का द्योतक है, बताता है कि पीछे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, 1.52 लाख स्कूलों में बिजली नहीं है, सोच लीजिए, बिजली ही नहीं। 63,000 स्कूलों में कार्यात्मक शौचालय नहीं है और केवल 33.2% सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय हैं, जिनमें से अधिकांश गैर कार्यात्मक है, मतलब वर्किंग ही नहीं। ये कितनी शोचनीय स्थिति है। मैं इसके पहले भी एक वीडियो कर चुका हूं जहां पे मैंने दिव्यांगों की बात की है कि जिन पे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार आया था रिगार्डिंग डिजिटल एक्सेस। तो वहां पे मैंने एक प्रश्न उठाया था कि दिव्यांगों के बारे में हम क्या हम सोचते हैं, क्या अपने ऑफिस प्रमाइस में हम देखते हैं कि हमारे ऑफिस प्रमाइस में जो एंट्री और एग्जिट की जगह है क्या वो दिव्यांग फ्रेंडली है? उत्तर है नहीं, हम सोचते ही नहीं है। हो जाए वो अलग बात है, उन्होंने सोचा वो अलग बात है, हम नहीं सोचते। हम ही कल अधिकारी बनेंगे, हम प्रशासक बनेंगे तो क्या हम इस पे काम कर पाएंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि फिर वही इग्नोरेंस आ जाएगा। स्कूलों की स्थिति मैंने आपको बता दी, कितने स्कूलों में बिजली नहीं है, कितने स्कूलों में शौचालय ही नहीं है, शौचालय नहीं है। मैं आपको अपने स्कूल की बताता हूं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद, जीआईसी इलाहाबाद से मैं पढ़ा था। निश्चित तौर पे मैं बहुत प्राउड स्टूडेंट हूं जीआईसी का, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने वहां पे शौचालयों की स्थिति देखी है, बेहतर हो कि मैं ना बयां करूं, बड़ी ही खतरनाक स्थिति थी। स्कूल के तौर पे हम बहुत बहुत और बहुत कमजोर थे वहां पे, ठीक है। खैर, बात की जाए और चुनौतियों की, बात की जाए और क्या है, क्षेत्रीय असमानता भी है। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज्यादा है, स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 79% स्कूल आधारभूत और प्रारंभिक स्तर पे हैं, लेकिन केवल 11.6% ही हैं जो माध्यमिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे स्कूल छोड़ने का जोखिम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखो ना कि बेसिक शिक्षा संपूर्ण स्तर पे ही उपलब्ध नहीं है। लिखा है कि आधारभूत और प्रारंभिक स्तर पे है, लेकिन क्या सिर्फ 11%, मान लेते हैं 12% है जो माध्यमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तो उसके बाद का क्या? आधारभूत और प्रारंभिक शिक्षा के बाद क्या प्राइमरी के बाद भी आगे पढ़ना है ना भाई, वो कहां जाएंगे फिर? वो नदी पार करके, पहाड़ पार करके दूर जाएंगे, वही स्थिति होगी। यहां पे कौन काम करेगा? सरकार काम करेगी और आप भविष्य के प्रशासक काम करेंगे उसमें, ठीक है। और क्या है, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक चुनौतियां हैं। भारत के स्कूल प्रणाली परीक्षा और रटने पर केंद्रित है, जिसमें रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच या जीवन कौशल के लिए बहुत कम जगह है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हम भारत में देखते हैं कि क्लास में कौन बेहतर है, बजाय इसके हमें देखना चाहिए कि क्लास में हर स्टूडेंट में क्या बेहतर है, किस में क्या बेहतर है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। यहां पे भी वही बात है कि रचनात्मक कौशल का क्या, आज भी यद्यपि हमने बहुत सारे प्रमाण देख लिए, तमाम एथलेटिक्स के बारे में पढ़ लिया, तमाम खिलाड़ियों के बारे में हमने पढ़ा है, पर फिर भी एक बड़ा वर्ग जो कहता है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं उन क्षेत्रों में, मैं जीआईसी वगैरह की बात कर रहा हूं, वी आर वेरी वेरी फार बिहाइंड, बहुत पीछे और बहुत काम करना है। सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा, हमें आपको भी, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की, तो कई छात्र विशेषकर पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी स्थानीय भाषा के अनुकूलन की कमी के कारण संघर्ष करते हैं। खैर, ये तो भाषा वाला मुद्दा तो मैं कई बार कवर कर चुका हूं और ये है, ठीक है। कुछ और चुनौतियों को देख लेते हैं, विनियामक और प्रशासनिक कमियों को देख लेते हैं। भारत का स्कूल विनियमन सीखने के परिणामों की तुलना में इनपुट पे अधिक ध्यान केंद्रित करता है तथा इसमें स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी निकाय का अभाव है। मैं फिर से भी कह रहा हूं कि आप कितना लिख देते हो परिणामों की तुलना में, क्या है, सीखने, आपने सीखा कितना इससे मतलब नहीं है, आपने लिखा कितना, छाप कितना दिया, ठीक है, उस पे कितना उड़ेल दिया, जो भी जानकारी थी उसको कैसे शब्दों में पिरो के उड़ेल दी, कितना सीखा कोई। मैं इसीलिए कहता हूं एथिक्स पेपर 4 में पढ़ाता हूं, एथिक्स पेपर 4 को अगर आप देखोगे तो उसमें एक चीज आपको समझ में आएगा कि कितने सारे सिविल सर्वेंट ऐसे हैं जिन्होंने एथिक्स को क्वालिफाई करके गए होंगे, पर फिर भी करप्शन के, भ्रष्टाचार के अगर चार्जेस लग रहे हैं तो इट मींस कि सीख तो कोई नहीं रहा है, सीख तो नहीं रहा है, ठीक है। यद्यपि एनईपी 2020 परिणाम आधारित विनियमन के लिए एक राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, SSSA का प्रस्ताव करता है, लेकिन इसका धीमा कार्यान्वयन और पारदर्शी बेंचमार्क की अनुपस्थिति जवाबदेही और सुधार में बाधा डालती है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, इसकी बात की गई है, पर फिर वही बात कि क्या है, कार्यान्वयन धीमा है और जो बेंचमार्क्स जो बनाए गए हैं, आइडियल्स बनाए गए हैं, गोल्स बनाए गए हैं, वो पारदर्शी नहीं है, ओपेक है। दिक्कत क्या आ रही है, चीजें जो तय की जाती हैं वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे। कई बार जो मेरे चेहरे पे आपको मुस्कान दिख रही होगी वो एक कह सकते हैं कि दर्द है, वो दुख है कि हम
जिस पीढ़ी से हम निकल के आए वहां पे हमने जो स्ट्रगल कर लिया, आने वाली पीढ़ी कम से कम स्ट्रगल ना करे। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मौलिक अधिकार है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक देश के तौर पे कहीं ना कहीं हम थोड़े पीछे हैं ना, हमें आगे जाने की जरूरत है। ठीक है, बात की जाए उसके आगे की तो राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण SSS क्या है? यह एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित एक स्वतंत्र नियामक निकाय है जिसका उद्देश्य पूरे भारत के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी और सुनिश्चित करना है। मैं इसी समाधान पे आना चाह रहा था कि जो SSS है इस पे काम किया जाए, एक प्रॉपर नियामक निकाय बनाया जाए। वो नियामक निकाय इस बात को तय करे, देखे कि स्कूलों में जो शिक्षा हो रही है, जो शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षण की जो गुणवत्ता है, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो सुविधाएं हैं, मात्रात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से कितनी है, कैसी है, इन पे अगर बात की जाए और इन पे अगर काम किया जाए तो हम बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ड्रॉप आउट रेशियो क्यों दिख रहा है, ड्रॉप आउट क्यों दिख रहा है, इन सभी बिंदुओं पे हमें कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। ठीक है, बात कीजिए और क्या है, कार्य क्या है इसका? शैक्षणिक और परिचालन मानकों को निर्धारित करने, छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने की जिम्मेदार संस्था है ये। ठीक है ना, निर्धारित करो, ये भी बात तय करो कि कलात्मक कौशल की बात की जाए, गुणात्मक कौशल की बात की जाए, सीखने पे फोकस किया जाए, रटने पे फोकस ना किया जाए। कक्षा में कौन बेहतर है तो जरूर देखा जाए, लेकिन हर कक्षा में किसमें क्या बेहतर है इस पे भी काम किया जाए, ताकि जो रचनात्मकता होती है वो उस तरीके से दिखे ना। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है, कुछ ना कुछ गुण धारण किए होता है। दरअसल हम कुछ ही गुणों को देख रहे होते हैं कि रट के कितना अच्छा लिख देता है। ठीक है, बात की जाए उसके आगे की तो जवाबदेही को बढ़ावा देना, अभिभावकों को पारदर्शी जानकारी प्रदान करना तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों का विनियमित करना है। तो इसको देखना होगा कि गुणवत्ता हर जगह पे हमारे कमांड में रहे, चाहे वो सार्वजनिक स्कूल हो या निजी स्कूल हो। गुणवत्ता जो हो ना वो टॉप क्लास की हो और वो मैनेज हो, किसी एक स्कूल को प्राइवेट और किसी एक स्कूल को सरकारी होने के नाते इग्नोर ना करना पड़े। ठीक है, दोनों पे काम किया जाए, दोनों बच्चे अपने हैं, दोनों ही देश का भविष्य है। ठीक है, बात की जाए इसके आगे की तो और चुनौतियों की बात की जाए तो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें कुछ की गई। एक स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें विविध हितधारक प्रतिनिधित्व हो, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और संघर्ष मुक्त शासन सुनिश्चित हो सके। इसका मतलब क्या है कि वी शुड बी मोर ओपन विद दिस SSS सो दैट हर प्रकार के हितधारक शामिल हो सके, अपने बिंदुओं को, अपने पॉइंट्स को रख सके और हम बेसिक यूनिट लेवल पे उस पर सुधार कर सके, हम क्रमागत रूप से आगे बढ़ सके। हर वो जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं जिनकी अभी मैंने बात की थी, चाहे वो शिक्षण स्तर की हो, शिक्षकों की हो, स्टूडेंट्स की हो, ड्रॉप आउट की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, टॉयलेट्स की हो, इन सभी मुद्दों पे बात की जा सके, लेकिन तब जब विभिन्न क्षेत्रों से हितधारक शामिल होंगे और वो अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, और बात की जाए तो इसे RT राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की पिछले नियामक कमियों सीखते हुए प्रभावी कार्यान्वयन के साथ व्यावहारिक महत्वाकांक्षी मानक निर्धारित करने होंगे हमें। ठीक है, क्या व्यावहारिक और महत्वाकांक्षी मानक निर्धारित करने होंगे हमें, यह हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए एक आपको स्टैट दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नियामक निकाय और उनके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है CABE, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। क्या है? यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सर्वोच्च सलाहकार निकाय है, सलाहकारी निकाय है। शैक्षिक मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। NCERT को आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। 1961 में स्थापित था। NCERT की किताबें आप सबने पढ़ी होंगी, वही किताबें जिनको UPSC में जिनका बड़ा रौला है, जिनकी बड़ी बात होती है, उनकी ही बात कर रहा हूं मैं कि 1961 में स्थापित NCERT स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है तथा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की बात कर ले तो यह राज्य स्तर पर शैक्षणिक अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार संस्था है और राज्यों के भीतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करता है। किसकी बात कर रहा हूं? NCERT, इस वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगला है CBSE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। CBSE एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है जो सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित कराता है। ये पता होगा आपको, मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि कल को PDF में अगर आपको लगे कि कोई बिंदु रह गया हो तो मैंने इसको डाल दिया। CBSE के बारे में, ICSE के बारे में और स्टेट बोर्ड्स के बारे में बताने की बहुत जरूरत नहीं है। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कल को आप अपने उत्तर फ्रेम करें। मैं हमेशा आंसर राइटिंग पर बड़ा फोकस करता हूं, तो इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर आंसर यू शुड बी नोइंग, आपको पता होना चाहिए कि इन बिंदुओं को आपको जोड़ना है, इन बिंदुओं को अपने उत्तरों में समेटना है आपको। ठीक है, चलिए बात की जाए इसके आगे की
तो सरकारी पहलों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा कार्यक्रम था, सर्व शिक्षा अभियान बड़ा ही फेमस रहा, ठीक है। प्रज्ञाता के बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको शॉर्ट और वीडियो मिल जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना जो मिड डे मील हम जिसे कहते हैं, हालांकि इस पे बहुत से इश्यूज भी रेज हुए, अलग अलग प्रकार के संकीर्ण इश्यूज भी, मुद्दे भी इसमें बना दिए गए, जबकि नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि खाना प्राइमरी अगर उद्देश्य से बच्चे आ रहे हैं तो इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए, हमें साइकोलॉजी पे काम करना होगा, ठीक है। बात की जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बात हुई इसकी, ठीक है। पीएम श्री स्कूल, यद्यपि पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चा में था, अभी हाल ही में एक आर्टिकल इस पे कवर भी किया गया था डिटेल में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 ऑफ कोर्स उस पे ही और असर रिपोर्ट पे बेस हम कर रहे हैं। और ये सभी चीजें सरकार ने की हैं कि इस दिशा में काम किया जाए कि भारत जैसे देश को, जो विश्व गुरु रहा था, उसको पुनः विश्व गुरु बनाया जाए। उन स्टूडेंट्स को जो भविष्य की कोपले हैं, जो भविष्य में बड़े फूल बनने वाले हैं, खिलने वाले हैं, उनके भविष्य को संवारा जाए, उनके भविष्य पे बात की जाए, सोचा जाए, ठीक है। चल, और स्टार्स कार्यक्रम भी इसमें जुड़ा हुआ, ठीक है। बात की जाए क्या उपाय किए जाने, अगर वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, ठीक है, एनएएस जैसे आंकलनों का उपयोग करके और प्रदर्शन संबंध वित्त पोषण को लागू करके सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। और क्या है, प्रशिक्षित शिक्षकों और सामुदायिक भागीदारी द्वारा समर्थित कक्षा 3 तक के सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और अंक गणित सुनिश्चित करने के लिए एक निपुण भारत मिशन का विस्तार करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, जो बुनियादी शिक्षा है उस पर काम करो। कक्षा 3, कक्षा 2, कक्षा 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस प्रकार से तैयार किया जाए कि वो सिर्फ अगली कक्षा नहीं, उसके आने वाली कक्षाओं में भी उतने ही सशक्त रूप से पढ़ सके, समझ सके। और जो ऊपर एक बिंदु लिखा है कि सीखने के परिणाम पे ध्यान करना होगा, रटने पे नहीं। सीख कितना रहे हो, हमेशा हम कहते हैं विज्ञान आओ करें और सीखें। सीखने पे, बिना सीखे क्या होगा, बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सीखे आप आगे कर नहीं पाओगे, तो वहां पे तो काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती में सुधार निश्चित, तो शिक्षकों का प्रशिक्षण, उनकी भर्तियों में जो वैकेंसीज है उस पर काम करना, और व्यावहारिक शिक्षण शास्त्र पे सतत व्यावसायिक विकास के साथ शिक्षक को मजबूत करने पे भी हमको प्रयास करना होगा। तो क्या है, व्यावसायिक विकास के साथ शिक्षक शिक्षा को मजबूत करे, ठीक है। हर तरीके, हर वो एंगल जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, अगर वो व्यावसायिक शिक्षा की भी बात कर रहा है तो उस पर भी हमें काम करना चाहिए एक देश के तौर पे। उस एंगल को क्यों हम साइडलाइन करते हैं, ठीक है। एलिनेट करने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, ठीक है। बात की जाए उसके आगे की, तो क्या है आगे, शिक्षा तक समान पहुंच, यस। सार्वजनिक शिक्षा में निवेश करके शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटना, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सुनिश्चित करना होगा। हम संविधान में इसका प्लेज लेते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम निजी लाइफ में इस पे काम ना किया जाए, बिल्कुल करो यार। संविधान में रखा इसलिए गया है कि हर स्तर पे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए, सरकार को सुनिश्चित करना होगा। और वो स्टूडेंट्स जो इसको इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भविष्य में आईएएस अधिकारी बनेंगे, वो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रौद्योगिकी एकीकरण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए दीक्षा, ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल अवसंरचना और ठीक है, NDEAR जैसी पहलों का विस्तार करना होगा। इस पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ये जो आपको बिंदु दिख रहे हैं जिनको मैंने डिस्कस नहीं किया है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देम। डू गो थ्रू माय प्लेलिस्ट, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस पे मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। और क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के लिए मिश्रित शिक्षा मॉडल को अपनाना चाहिए। और AI वगैरह संचालित जो व्यक्तिगत शिक्षण और स्मार्ट कक्षाओं को एकत्रित करें। AI को थोड़ा सा लाओ काम पे, बच्चों को भी AI सीखने दो, और AI के द्वारा शिक्षण को भी बेहतर करने पे हमें प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। शिक्षण को बेहतर करने पर प्रयास करना पड़ेगा। अल्टीमेटली फिर हम क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्र नियामक निरीक्षण स्थापित करना चाहिए। स्पष्ट गुणवत्ता मानक निर्धारित करने के लिए NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अनुशंसित राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, जिसका हमने SSC की बात की, इसको संचालित किया जाए, इस पर काम किया जाए। इनपुट आधारित विनियमन से आगे बढ़कर तृतीय पक्ष मूल्यांकन या जो थर्ड पार्टी हम चेक करते हैं को सक्षम बनाना और सभी स्कूलों में जवाबदेही सुनिश्चित करना। साथ में ही जो समस्त हितधारक हैं वो समग्र रूप से सामने आए, इन कमियों पे, इन बिंदुओं पे, इन मुद्दों पे बात करें और इस बात को सुनिश्चित करें, तय करें कि भारत का भविष्य वेन में यानी कि वेस्ट में ना जाए, काम आए, देश आगे बढ़े, देश क्या बने, पुनः विश्व गुरु बने। चलिए बताता चलो, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो मई बैच है 14 मई को क्लोज हो रहा है। विकास लाइव कोड है, विकास लाइव कोड का इस्तेमाल अगर इस दौरान जो ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल चल रही है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में। मैं खुद पढ़ाता हूं, भक्ति काल से शुरू है। हर वो एंगल बिंदु जो उत्तर लिखन के लिए बहुत जरूरी है, उस पर बहुत लग के काम करता हूं, उस पर काम करना होगा। बाकायदा क्लास में कॉपी चेक करते हुए उस डिटेल तक जाता हूं जहां पे बच्चे को पता चले कि वो कहां कहां पे गलत है, जो कभी उसने नहीं सोचा था। उस पर बात होती है, टेस्ट सीरीज होती है,
अच्छे रिजल्ट दिए हुए हैं। आप इसी हिंदी साहित्य की मेरी प्लेलिस्ट में जो अलग से आपको मिल जाएगी, वहां पे आपको हिंदी माध्यम के टॉपर से मेरी बातचीत भी दिख जाएगी, आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये 14 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है और 15 मई को सेल क्लोज हो रही है, तो 15 मई से पहले जुड़ जाइए हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय। ठीक है, चलिए, बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, आप स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं, या सर्च बॉक्स में @officialvikas डालेंगे तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे ईमेल कर सकते हैं vikas.singh@studiiq.com पे, और विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं स्टडी IQ के किसी भी कोर्स को परचेस करने के लिए फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो ने आपको नए आयामों से परिचित कराया होगा, यद्यपि ये वो आयाम है जिन पे बहुत बात की जा चुकी है, पर फिर भी डिटेल्ड में बार बार बात किए जाने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, उसको ऐसे ही जाया नहीं होने देना, उस पर काम करना है। ठीक है, तो आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों से शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बिंदु अच्छा लगा, आपका क्या विचार है शिक्षा नीति पे या इस प्रकार के मुद्दों पे, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।